हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आप सभी का टॉपर बैच स्टार्ट हो गया है और टॉपर बैच का आज हम केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इंपॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं टॉपिक है, इंपॉर्टेंट PYQ है, इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं बता दूं कि देखिए टॉपर बैच में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सीरियस होकर इस वीडियो को देखिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं बता दूं क्लास 11th केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसका पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। यहाँ पे मैं बता दूं संपूर्ण अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखेंगे, जिसमें से पहला सबसे पहला तो आपको ये टॉपिक पता ही होना चाहिए। सबसे पहली बात कि रसायन विज्ञान क्या है, इसके मुख्य शाखाओं का नाम लिखिए। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है जी, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, सबसे पहला यही शब्द है। रसायन विज्ञान क्या होता है, तो रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। मतलब आपको क्या पता चला, यहां पे मैं बता दूं रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान की क्या है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम चार चीजों का अध्ययन, चार चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जिसके अंतर्गत पदार्थों का निर्माण कैसे होता है, पदार्थों के निर्माण के बारे में हम जानते हैं, पदार्थों के गुणों के बारे में जानते हैं, पदार्थों के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, मतलब संगठन के बारे में हम जानते हैं कि किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, और पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, मतलब परिवर्तन का भी, पदार्थों के रूपों में परिवर्तन का भी अध्ययन किया जाता है। अगर इन चारों चीजों का अध्ययन किया जाएगा ना, इन चारों चीजों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का निर्माण, पदार्थों के गुण, संगठन और उन पदार्थों के बीच होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, यही बात आपको याद रखना है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के निर्माण, उसके गुण, संरचना मतलब वही संरचना या संगठन, ठीक है ना, संरचना का, संगठन का और परिवर्तन का अध्ययन करने वाला ही विज्ञान की शाखा है। मतलब सिंपल सी बात है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के निर्माण, उसके गुण तथा संरचना, संगठन और पदार्थों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। इतना ही आपको बोल देना है, जरूरी नहीं कि जो हमने लिखा है यही आप बोले, बल्कि मैं जो बोल रहा हूं ये भी बोल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे केमिस्ट्री किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान क्या है, तो बोल देंगे ना रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के निर्माण, पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन और उनके बीच होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वही क्या है, रसायन विज्ञान है। सिंपल सा है। और यहाँ पे इतनी बात आप समझ के होंगे। यहाँ पे मैं कुछ चीजें और आपको बता दूं इसको इरेज करके, कि रसायन विज्ञान का एक और चीज यहाँ पे पूछ लिया जाता है, जो नोट में करके मैं बता दे रहा हूं। रसायन विज्ञान के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री, मतलब पिता कौन है रसायन विज्ञान के, तो लेवोसियर, ठीक है ना, लेवोसियर या लेवोजियर भी हम कहते हैं। तो ये प्रोनाउंसिएशन का केवल डिफरेंट है। तो रसायन विज्ञान के पिता कौन है, लेवोजियर या लेवोसियर हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अब रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाओं के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं
कि रसायन विज्ञान तो हमने जान लिया क्या है। रसायन विज्ञान की 4 मुख्य शाखाएं हैं। सबसे पहली जो शाखा का नाम है जो है कार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं या कार्बनिक रसायन कह देंगे। अकार्बनिक रसायन विज्ञान जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तीसरा है भौतिक रसायन विज्ञान मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, और जैव रासायनिक मतलब बायो केमिस्ट्री। तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, रसायन विज्ञान होते हैं। ठीक है, कार्बनिक रसायन में हम क्या अध्ययन करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसका अध्ययन करेंगे, कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन करते हैं। मतलब ऐसे यौगिक का अध्ययन करेंगे जिसमें कार्बन पाए जाते हैं, जैसे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है ना, फिनॉल हो गए, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर से इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या है, अकार्बनिक रसायन में क्या करते हैं कि अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते उनका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, जैसे जल का अध्ययन हम कर रहे हैं, विलयन का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का। अगला आता है भौतिक रसायन, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, तो रासायनिक प्रक्रियाओं, यहाँ पे याद रखेंगे, रासायनिक प्रक्रियाओं के भौतिक और सिद्धांत संबंधित पहलुओं का अध्ययन करते हैं। इसमें मतलब जो भौतिक रसायन में ना हम मोस्टली कह सकते हैं कि हम सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, और जो जैव रासायनिक विज्ञान में हम क्या करते हैं, जैविक प्रक्रियाओं और जीवों के रसायनों का अध्ययन किया जाता है। तो बस शॉर्टली में आप याद रख लीजिएगा। फिलहाल हमें इन सभी का परिभाषा नहीं पूछा गया था, केवल रसायन विज्ञान का परिभाषा, फिर पिता का नाम याद रखेंगे। रसायन विज्ञान की ये 4 भाग है। मैं आपको बता दूं, जब क्लास 12th में आप जाएंगे तो यही दोनों पढ़ना है आपको, जो है एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही, ठीक है ना, आपको पढ़ना है। तो इसको केवल याद रख लीजिएगा। देखिए मैं आप स्पष्ट रूप से बता दूं, क्लास 11 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्यों कराया जा रहा है, इसका 2 मकसद है। सबसे पहली बात, क्लास 11 पढ़ रहे हैं तो क्लास 12th में आपको जाना है, ठीक है ना। तो क्लास 12th में आप जाएं तो आपको इतना पीछे का सब कुछ पता हो जिससे आप क्लास 12th में जाए तो कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम करा रहे हैं। दूसरी बात, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, आपको एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जो भी आपका हो, ठीक है ना, रेलवे में जाना हो, बैंकिंग में जाना हो, तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें भी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो आपको क्लास 11th जो क्या है क्लास है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 12th की भी तुलना में। तो क्लास 11th कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये सब हम दृष्टिकोण से बता रहे हैं। जैसे पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो अब आपको पता चल गया ना, लेवोसियर है। तो इस तरीके से आपको सब कुछ हम बताते हुए चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट दूसरा हमारा क्वेश्चन जो आता है, दूसरा जो क्वेश्चन हमारा आता है कि मोल क्या है और एक मोल, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, एक मोल क्या है और एक मोल में कितने कण होते हैं। देखिए सिंपल सी बात है ना, जो मोल है, ठीक है, एक मोल कहें या मोल कहें, ठीक है ना। अब मैं आपको कहूं कि आपका मान लेते हैं नाम है प्रदीप, तो मैं कहूं प्रदीप या मैं कहूं एक प्रदीप, मतलब सिंपल सी बात है, प्रदीप है तो प्रदीप एक ही है ना जी, आप तो एक ही है ना, तो एक लिखें या ना लिखें, मतलब एक मोल बराबर कितना होता है, तो मोल बराबर याद रखेंगे कि मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है केवल बात। इसका मतलब क्या है समझे, एक मोल बराबर इतने कण होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि 1 दर्जन केले बराबर कितने केले, 1 दर्जन केले बराबर कितने केले, तो आप कहते हैं 12 केले। 1 जोड़ी जूते बराबर कितने जूते, तो 2 जूते। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 मोल अगर केले बराबर कितने केले, तो 1 मोल केले बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 केले। आप समझ गए, 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, वैसे ही 1 मोल में इतने कण होते हैं। ये बात समझ गए। तो अगर कोई पूछ दे 1 मोल परमाणु बराबर कितने परमाणु, तो आप कह देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु।
समझ गए ना। तो यही बात है। तो यहाँ पे हमने मोल, या तो आपसे कह दे मोल या मोल अवधारणा भी कह सकता है। तो आप क्या कहेंगे परिभाषा में कि मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, मतलब मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं कणों को, ये जो कण है ना, इसी को अवोगाद्रो संख्या के नाम से भी हम जानते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर याद रखेंगे कि इस कण को, ये जो हमारे पास जो संख्या दिखाई दे रहा है, इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। यहाँ पे एक नोट्स में पॉइंट से याद रखेंगे आप, क्या लिखा गया है, यह कण परमाणु अणु आयतन या परमाणु अणु आयतन या इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। कोई पूछ दे 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या कहेंगे 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट लेने का मैं अवसर दूंगा, ले लीजिए। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और सभी को याद कर लीजिएगा। अवोगाद्रो का नियम, अब आता है अवोगाद्रो का नियम क्या होता है। अवोगाद्रो का नियम सिंपल सा क्या होता है ये हमें बताना है। नॉर्मल सा नियम है जी कि सामान्य ताप व दाब पर समान आयतन वाले किसी भी गैस के कण की संख्या समान होती है। मतलब यहाँ पे बताया गया ना कि जो कोई भी गैस का जो आयतन है वो उस गैस के कणों की संख्या के बराबर होता है या समानुपाती होता है। ये बातें हमें यहाँ पे बताया गया। जहाँ भी क्या है, भी क्या है जी, जहाँ भी क्या है वो है गैस का आयतन, गैस का आयतन, और यहाँ पे n क्या है, n है मोलों की, गैसों की संख्या या गैसों की कणों की संख्या। गैस के जो कण है ना, तो यहाँ पे गैस के कणों की संख्या मैं लिख दे रहा हूं, गैस के कणों की संख्या। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखिए हमने क्या बताया कि सामान्य ताप व दाब पर, सामान्य ताप व दाब पर समान आयतन वाले, याद रखेंगे जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आयतन है, तो समान आयतन वाले, समान आयतन के किसी भी गैस, मतलब गैस का आयतन क्या है, समान है, तो समान आयतन वाले किसी भी गैस, समान आयतन के किसी भी गैस के कणों की जो संख्या होती है वो समान होती है। समान कब होगा, जब समानुपाती होगा। समानुपाती जितना गैस का आयतन है उतने ही गैस के कणों की संख्या है। तो या तो आप ये से बोल दे, या आप ये भी बोल सकते हैं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि ये जो आपको लाइन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है यही आप बोलें। आप इस नियम को ये भी बोल सकते हैं कि अवोगाद्रो के नियम के अनुसार सामान्य ताप व दाब पर किसी गैस का निश्चित आयतन, किसी गैस का आयतन उस गैस के कणों की संख्या के समानुपाती होता है। समझ गए, हमने क्या बताया आपको, अवोगाद्रो के नियम के अनुसार सामान्य ताप व दाब पर, सामान्य ताप व दाब पर किसी गैस का आयतन उस गैस के कणों की संख्या के समानुपाती होता है। तो यही हमें यहाँ पे बताया गया, इस फॉर्मूले को आप लिख लेंगे। तो या तो आप ये नियम लिख दीजिए या जो हमने बोला वो लिख दीजिए, बात दोनों इक्वल ही है। मेन बात है कि कैसे आप समझ में आ जा रहा है आपको, होता यही ना है, दो चीजें एक ही बात को दो तरीके से बोला जाए तो समझ में कोई तरीका आ जाता है। तो या तो ये आ जा रहा है तो ये याद कर लीजिए, या जो हम बोल रहे हैं कि अवोगाद्रो के नियम के अनुसार, अवोगाद्रो के नियम के अनुसार किसी ताप व दाब पर, मतलब अवोगाद्रो के नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर किसी गैस का आयतन उस गैस के कणों की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। आशा करता हूं बोल देंगे आप। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताइए, आपको मालूम नहीं है?
द्रव्यमान संरक्षण मतलब द्रव्यमान को सुरक्षित रखना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम में हमें यही बात बताया जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं ना, तो पदार्थ को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम पदार्थ को क्या कर सकते हैं, ना ही हम पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं। बल्कि पदार्थ जो है ना, बल्कि जो पदार्थ है उसको एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या बदल सकते हैं, उसको बदला जा सकता है। मतलब पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे से एक रूप में मतलब बदला जा सकता है। मतलब पदार्थ क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही बात हमने लिखा है। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ न तो नष्ट होते हैं न ही उत्पन्न होते हैं, बल्कि पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। क्या होता है जी, पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूं कैसे बदलते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल अगर 2 हाइड्रोजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन से क्रिया करा देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, 2H2O बन जाता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे 2H2O का निर्माण कर दिए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए पदार्थ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण, जल का निर्माण कर दिए हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण किए हैं। तो ये पदार्थ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल में बदले या नहीं, तो वही हम कह रहे हैं पदार्थ को न तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। नष्ट कैसे नहीं हुआ, कैसे, इस तरीके से नहीं हुआ। देखिए अगर हम इसका निकालें तो 2 है इसका हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का 2 होता है तो 2 गुणे 2 लिख दिए, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 2 संख्या है तो 2 से गुणा करा दिए। इधर हम देख लें तो 2 और हाइड्रोजन की संख्या है 2 तो 2 लिख दिए। फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है तो 16 हमने लिख दिया। ठीक है ना, सॉरी 2 दूना 4 तो ये क्या कर दिया हमने, 2 दूना 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दें, अब फिर से 2 लिखते रहे। हाँ ठीक है, 2 ऑक्सीजन भी तो है तो 2 गुणे ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 हमने लिख दिया। ये हम परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस 16 दूना 32, मतलब 32 और 36 हो जाएंगे इधर, इधर भी तो 36 आना चाहिए तो 2 दूना 4 और 16 दूना 32, इसका मतलब 32 36। तो देख सकते हैं आप परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जितना इधर था उतना इधर है। तो वही बात हम कह रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को न तो हम नष्ट कर सकते हैं, पदार्थ को न तो नष्ट किया जाता है और ना ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि नष्ट या उत्पन्न होते तो अधिक कम हुए होते। तो पदार्थ न तो नष्ट होते हैं ना ही उत्पन्न होते हैं, बल्कि पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। यही तो बात हमसे कहा गया। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको कुछ क्या करना है, इतना लिखने के बाद ये आप एग्जाम्पल 1 लिख दीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हमारा आता है निश्चित अनुपात का नियम। अच्छा, आप सोच क्या रहे होंगे कि सर न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हैं क्या? कराएंगे, परेशान ना हो, ठीक है ना। चलिए, ये सब इंपॉर्टेंट नियम है जो आपसे बार बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम करा रहे हैं यहाँ पे। पहले निश्चित अनुपात का नियम क्या है, निश्चित अनुपात का नियम भी समझ लेते हैं जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। निश्चित अनुपात का नियम का मतलब होता है कि इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित, ध्यान से समझेंगे, क्या यहाँ पे कहा गया कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्व हमेशा एक निश्चित मात्रा में और एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। क्या बताया गया कि कोई भी यौगिक है तो उस यौगिक में उपस्थित तत्व जो है ना, वो एक निश्चित मात्रा में और एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से लिया गया हो। यानी किसी यौगिक के निर्माण तत्वों के भारानुपात हमेशा स्थिर होता है।
मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये बात बताया गया, कोई भी यौगिक है, जैसे कि यहाँ पे हमने H2O लिख दिया, जैसे एग्जाम्पल से यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल में हमने पहला और 2 एग्जाम्पल लिया है। देखिए लिखा गया है जल का भारानुपात हमेशा क्या होता है, 1:8 होता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है ना कि जल एक क्या है, अणु या यौगिक हम कह सकते हैं। तो जल क्या है, एक यौगिक, हम मान लेते हैं यौगिक है। तो जल है ना H2O, तो जल क्या है, जल में देखेंगे तो ये एक यौगिक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इस तरीके से शॉर्ट में, यौगिक है। और जल में कितने हैं जी, 2। देखिए 2, इसमें 2 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यही ना 2 तत्व हैं। तो ये क्या है, तत्व हैं। ये क्या है, तत्व हैं। तो हम क्या बता रहे हैं कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। इस तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होगा। हाइड्रोजन की संख्या है 2 और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 और संबंध यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या है 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएंगे, ये 2 एकम में 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 से 2 एकम में 2 और 2 8 16, मतलब अगर 1 से कहते हैं तो 2 एकम में 2 और 2 8 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देख भी सकते हैं 1:8, 1:8 आ रहा है ना। तो ये क्या आया, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि किसी भी यौगिक, सिंपल सी बात ये कहा गया कि जल को, जल एक मान लेते हैं एग्जाम्पल दे दिया है, तो जल को चाहे हम नदी से निकालें या समुद्र से निकालें या पोखरे से निकालें, कहीं से भी आपको जल प्राप्त होगा तो उसमें जो हाइड्रोजन की संख्या 1:8, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा 1:8 का होगा। यही बात कहा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार बताया गया किसी यौगिक में उपस्थित तत्व हमेशा एक निश्चित मात्रा में और एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। निश्चित मात्रा का मतलब 1 और 8 एक निश्चित मात्रा है। ये मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है और ऑक्सीजन की संख्या है 1, तो ये एक निश्चित मात्रा हो गया और निश्चित अनुपात क्या है, 1:8। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे यही कहा गया कि किसी यौगिक, क्या बताया कि निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का जो क्या होता है, सभी तत्वों का एक तत्व क्या होते हैं, एक निश्चित मात्रा में और एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। तो आशा करता हूं आप याद रख लेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्व हमेशा एक निश्चित मात्रा में होंगे और एक निश्चित अनुपात में पाए जाएंगे। अब ये जल मान लेते हैं समुद्र का है, आप मान लेते हैं पोखरे से निकाले हैं, एक छोटी सी नदी से लेकर आए, तो उसमें भी उसका भी अगर जल का अनुपात हम देखेंगे तो 1:8 ही होगा। यही बात कहा गया। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का भारानुपात 3:8 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का देख लीजिए CO2, अगर हम इसका निकालें तो एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, यही तो उससे मिलकर बना है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए कार्बन कितना होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन की संख्या है 2, तो 2 लिख दे रहे हैं। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो अगर हम देखें तो 12 हो गया, 16 दूना 32 हो जाएंगे। तो अगर हम इससे 4 से काटे तो 4 तिया 12 और संबंध 4 8 32 मतलब 8। तो देख सकते हैं 3:8 आया कि नहीं। 3:8 का मतलब क्या है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी पाया गया तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होंगे और वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 3:8 ही होगा। इससे जानते हैं क्या पता चला, जैसे कि मान लेते हैं पृथ्वी पर हम जल मिल गया हमें, तो जल में हम जानते हैं 2 मात्रा में हाइड्रोजन और 1 मात्रा में ऑक्सीजन होते हैं, मतलब जल का भारात्मक अनुपात 1:8 होता है। आप चले गए मंगल ग्रह पर, वहां पे जल मिल गया, तो अब उसको चेक करने की जरूरत नहीं। अगर हम चेक कर रहे हैं उसमें 1:8 का अनुपात आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि भैया ये जल ही है। ठीक है ना, ये बातें होती हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे क्या हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है। द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान और अणुभार में अंतर बताइए। परमाणु द्रव्यमान को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, परमाणु भार भी कहते हैं।
अणुभार को आणविक द्रव्यमान या अणुभार के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान का बहुत तरीके से हम परिभाषा कर सकते हैं, बट सबसे सिंपल और शॉर्ट परिभाषा हमने लिया है कि किसी एक परमाणु का द्रव्यमान, कोई भी तत्व का एक परमाणु हो गया, जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु हो गया H, ठीक है ना, तो इसका जितना द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान क्या हो जाएगा, वही द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। तो यही बात कह रहा है कि किसी एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, जिसे AMU से मापा जाता है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट से मापा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए इतनी बात आप समझ गए। जैसे कि एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, क्या समझ गए ना। एक परमाणु के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, इसको ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम्पल देने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना, पर अगर आप कहेंगे तो मैं दे भी दूंगा। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो एक होता है हाइड्रोजन का, तो एक ही द्रव्यमान होता है ना, तो AMU हम लिख देंगे। मतलब परमाणु द्रव्यमान को जो मापा जाता है AMU में मापा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का कोई परमाणु द्रव्यमान पूछ ले, ऑक्सीजन का कोई परमाणु द्रव्यमान पूछ ले, तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो एक ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, तो AMU हमने लिख दिया, 16 AMU। तो कोई भी यहाँ पे कह रहा है ना कि किसी परमाणु के, मतलब किसी भी एक परमाणु का जितना द्रव्यमान होता है वही द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अगला आता है अणुभार। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। बट वो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद रखेंगे। चलिए इतना ये सिंपल सा है, यही याद रख लीजिए। अणुभार किसे कहते हैं, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को अणुभार कहते हैं। समझ रहे हैं, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को हम क्या कहते हैं, अणुभार कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे कि एक अणु हम ले लेते हैं, जैसे कि जल का एक अणु हम ले लेते हैं, जैसे H2O है। तो जल का अगर हमें अणुभार निकालना है तो सबसे पहले जल में, यहाँ पे कह रहे हैं ना, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु, तो अणु है तो अणु में कितना परमाणु है, 2 हाइड्रोजन का परमाणु है और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जितना द्रव्यमान होगा, सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को हम क्या कहते हैं, अणुभार कहते हैं। तो अगर जल का अणुभार निकालना है तो जल और ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिखना है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है जी, हाइड्रोजन की संख्या है 2 अगुणे, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिए, प्लस ऑक्सीजन की संख्या है 1, ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन है 16, परमाणु भार तो 16 हमने लिख दिया। 2 एकम में 2 और प्लस क्या हो जाएगा, 2 एकम में 2 प्लस 16 एकम में 16, तो 16 2 18 हो जाएंगे। तो ये 18 AMU क्या हो जाएंगे, जल का अणुभार हो जाएगा। ऐसे ही हम किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हमें निकालना है तो इसका अणुभार कैसे निकलेगा, तो किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, तो इसमें 2 परमाणु, एक कार्बन है और एक है ऑक्सीजन। तो पहले कार्बन का अगर निकालें तो कार्बन का हो जाता है 12, संख्या एक ही है तो एक का गुणा कराएंगे तो वही होगा। ऑक्सीजन की संख्या है 2 और गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 12 और 16 दूना 32, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 4 मतलब 44 हो जाएगा AMU, तो एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। क्या हमने कहा, परिभाषा में यही कह रहे हैं कि किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग को ही हम क्या कहते हैं, अणुभार कहते हैं या आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट लेने का अवसर है, आप ले सकते हैं फटाक। नेक्स्ट अपनी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, सीमांत अभिकर्मक क्या है, इसका उपयोग लिखिए। चलिए दोस्त समझ लेते हैं सीमांत अभिकर्मक।
परेशान तो नहीं है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल। एक एक प्रश्न को देखेंगे जी। सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं? तो यहाँ पे लिखा गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकर्मक जो सबसे पहले पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, सबसे पहले कह रहा है, सबसे पहले पूरी तरह समाप्त हो जाता है, और जिसके समाप्त होने पर अभिक्रिया रुक जाती है उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। मतलब ऐसा कोई पदार्थ ना जिसके समाप्त होने पर अभिक्रिया रुक जाएगी तो उस पदार्थ को ही हम सीमांत अभिकर्मक कहेंगे। जैसे एक दैनिक जीवन में एग्जाम्पल बता रहे हैं। मान लेते हैं आपने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे खाना चाहिए, तो खाना आपकी अम्मी ने, मान लेते हैं लंच के लिए आपकी अम्मी ने दाल चावल सब्जी आपको दे दिए, ठीक है ना। तो दाल चावल सब्जी और सलाद आपको दे दिया गया, आप खा रहे हैं बाबू, और खाते खाते क्या हुआ कि आपका दाल जो है, ठीक है ना, दाल चावल दिया गया तो दाल आपका समाप्त हो गया, अभी चावल बचा हुआ है, दाल समाप्त हो गया, तो आप क्या हो जाएगा, आप रुक जाएंगे और फिर से कहेंगे कि मम्मी, चाहे अम्मी क्या कहेंगे कि अम्मी आप थोड़ी सी दाल दे दीजिए हमें, फिर हम खाना स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि दाल जो है ना, दाल समाप्त हो गया तो आपने खाना बंद कर दिया। तो दाल क्या है, दाल ही क्या है, सीमांत अभिकर्मक है। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ऐसा पदार्थ है जो समाप्त हो जा रहा है तो अभिक्रिया रुक जा रही है, तो वही पदार्थ क्या कहलाएगा, सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। एक बार और मैं पढ़ दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। जैसे दाल चावल खा रहे हैं तो दाल समाप्त, तो आप रुक गए, जब दाल आएगा फिर चलेगा। वैसे ही यहां पे भी हो रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकर्मक का मतलब पदार्थ ही होता है, वह अभिकर्मक जो सबसे पहले पूरी तरह समाप्त हो जाता है, सबसे पहले पूरी तरह समाप्त हो जाता है, और जिसके समाप्त हो जाने पर अभिक्रिया रुक जाती है वही सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम दे देंगे, जैसे एग्जांपल अगर हम दें तो जैसे कि 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, ठीक है ना। ये एक अभिक्रिया हमने दे दिया। यहाँ पे सपोज है दो हाइड्रोजन के अणु हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के एक अणु है, और ये मिलकर कितना बना रहे हैं, 2 मात्रा में जल के अणु का निर्माण कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर यहाँ पे ये ऑक्सीजन समाप्त हो गया तो अभिक्रिया रुक जाएगी, जाहिर सी बात है, जल बनेगा नहीं। तो जो अभिक्रिया ऑक्सीजन समाप्त हो जा रहा है सबसे पहले, तो यही ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा, सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। बताइए समझ में आ गया ना। तो सीमांत अभिकर्मक समझ में आ गया होगा, जो प्रोडक्ट जल्दी समाप्त हो जाता है और जिसके समाप्त होने पर अभिक्रिया रुक जाती है वही क्या कहलाएगा, सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। अगला कहते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग देखिए मोस्टली आपको याद रखना है। देखिए इसका उपयोग किसमें करते हैं, तो यह ज्ञात करने के लिए कि अभिक्रिया में कितने उत्पाद बनेगा। मतलब सीमांत अभिकर्मक की सहायता से हमें ये पता चल जाता है कि प्रोडक्ट है, उत्पाद कितना बनेगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो ये उत्पाद है ये कितना बन रहा है। दूसरी बात, रासायनिक अभिक्रिया में संसाधनों के बचत के लिए, संसाधन मतलब क्या है, बहुत से ऐसे पदार्थ है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है तो उसको ना लिया जाए, तो इससे हमें ये पता चलता है ताकि अतिरिक्त जो अभिकर्मक है मतलब पदार्थ है वो व्यर्थ ना जाए। तो ये हम पता लगा लेते हैं कि किस किस चीज़ों की आवश्यकता हमें है। तीसरी बात याद रखेंगे, औद्योगिक रासायनिक अभिकर्मक। जितने भी औद्योगिक रासायनिक प्रक्रिया में उत्पादों का अधिकतम मात्रा का अनुमान लगाने के लिए, मतलब औद्योगिक जो रासायनिक प्रक्रिया में उत्पादों की कितनी अधिकतम मात्रा की आवश्यकता है इसका अनुमान लगाने में भी किया जाता है। तो ये मोस्टली आपको याद रख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की ओर। देखिए न्यूमेरिकल इससे बहुत ही शॉर्ट बट बहुत ही ट्रिकी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपसे कहूंगा कि न्यूमेरिकल में दे रहा हूं, यहाँ पे क्या दिया गया, 18 ग्राम जल में कितने अणु होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है जी। मैं आपको इसको दे रहा हूं एनसीईआरटी, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको आपको तैयार कर देना है। चलिए क्या आप कर पाएंगे, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, अब हल करूंगा तो आपको देखना है। अगर आपको आ जा रहा है तब आप समझिएगा कि हाँ इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम बताएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ऐसे हो जाता तो बहुत ही
आपको इजी लगने लगेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, 18 ग्राम जल में जल के कितने अणु होते हैं? तो 18 ग्राम है ना, तो 18 ग्राम जल क्या है? 18 ग्राम जल मतलब जल का भार दिया है, जल का भार स्मॉल w का मान दिया है 18 ग्राम। अब क्या पूछा जा रहा है? जल के कितने अणु होंगे? अणु का मतलब जल का मोलों की संख्या हमसे पूछी जा रही है। तो भार तो दिया है परंतु जल का अणु भार नहीं दिया है। जल मतलब H2O का अणु भार नहीं दिया है। तो जल का अणु भार जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो निकाल लेते हैं जी। जल का अणु भार 18 होता है, तो 18 AMU हम लिख सकते हैं। 18 कैसे आया समझ रहे हैं ना? अरे भैया जल है H2O, तो हाइड्रोजन की संख्या है 2, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ऑक्सीजन की संख्या है 1, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। 2 एकम में 2 और 16 एकम में 16, 16 2 18। तो ये 18 इस तरीके से आया। ये आणविक द्रव्यमान अणुभार निकालना हमने सिखाया हुआ है। तो देख लीजिए ये दो चीजें हमें मिल गया। अब हमें अणु निकालना है कि जल में कितने अणु होंगे। तो अणु को ही हम मोलों की संख्या भी कहते हैं। तो अणु या कह सकते हैं मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार होता है। भार बटे अणुभार, जिसका हम अणुओं की संख्या निकाल रहे हैं उसी का भार अणुभार लेना है हमें। तो ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया। अब अगर हम इस पे लगाते हैं तो मोल बराबर क्या हो जाएगा? भार का मान आपको दिखाई दे रहा है 18 है, अणुभार भी 18 है। तो 18 एकम में 18 मतलब मोल कह दें या हम अणुओं की संख्या कह दें। अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 18 एकम में 18 एक ही बार में गया ना, तो अणुओं की संख्या 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि 18 ग्राम जल में कितने अणु होंगे? तो 1 अणु होंगे। किसके? जल के 1 अणु होंगे। सिंपल सी बात है जी। जो जल है, एक जल का हमने निकाला तो अणुभार आणविक द्रव्यमान 18 आया कि नहीं? तो इसका मतलब 18 ग्राम, अगर 18 ग्राम किसी का भार है तो जल का भार है, तो उसमें अणुओं की संख्या या अणु या मोल कितना होगा? 1 ही होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे। क्या कह रहा है? 11.2 लीटर किसी गैस का आयतन है, इसमें कितने मोल गैस हैं? 11.2 लीटर गैस का आयतन यहाँ पे कह रहा है, तो इसमें कितने मोल गैस होंगे? ये आपको 2 मिनट में दे रहा हूं। आप तुरंत इसको देखिए, सॉल्व कर पाएंगे? कर पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं करूंगा। चलिए ठीक है ना। चलिए सबसे पहली बात यहाँ पे, चलिए एक एक करके हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए समझना है आपको, 11.2 लीटर किसी गैस का आयतन दिया है, मतलब किसी भी गैस का आयतन तो दे दिया। अब पूछ रहा है हमें किसमें कितने मोल होंगे, उस गैस में कितने मोल होंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। सबसे पहले ये किसी भी गैस का आयतन दिया है, तो हम लिख सकते हैं गैस का आयतन। तो गैस का आयतन कितना दिया है? गैस का जो आयतन दिया है वो 11.2 लीटर दिया हुआ है। 11.2 लीटर किसी भी कोई भी गैस है तो उसका आयतन 11.2 हमें दे दिया है। और चूंकि हम जानते हैं कि मानक ताप व दाब पर 1 मोल का आयतन, ठीक है ना, चूंकि हम जानते हैं कि मानक ताप व दाब पर 1 मोल का, 1 मोल जो हमारा 1 मोल कोई भी गैस है तो 1 मोल गैस का आयतन, गैस का जो आयतन होता है, ये चूंकि हम जानते हैं कि 1 मोल गैस का आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होता है। तो ये हम जानते हैं कि 1 मोल गैस का आयतन इतना होता है और गैस का आयतन हमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो मोल बराबर एक फॉर्मूला भी होता है, एक मोल बराबर एक फॉर्मूला होता है। एक मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। एक मोल बराबर जो होता है कि दिया गया आयतन, दिया गया गैस का आयतन बटे क्या होता है? बटे होता है मोलर आयतन। ये आपको याद रखना है, मोलर आयतन। ये एक फॉर्मूला है जी, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है।
अब बहुत सारे स्टूडेंटों को फॉर्मूला नहीं याद होगा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्त, तो मोल बराबर दिया गया आयतन बटे मोलर आयतन हमसे कहा गया है। तो अगर मोल बराबर हम लिखें तो मोल बराबर दिया गया आयतन कितना है गैस का 11.2 है। अब मोलर आयतन कितना है, तो एक मोल गैस का आयतन ही तो मोलर आयतन कहलाता है ना, तो ये क्या है 22.4 है। अब देखिए 11 है, 11 दूना 22 होता है, 2 दूना 4, मतलब ये अगर हम दोनों को इन दोनों को हम काटना चाहें तो इसको 1/2 आ जाएगा। 11 कम 11, 11 दूना 22 और 2 एकम में तो 2 दूना 4, मतलब 1/2 आ जाएगा। अगर 2 से हम भाग दें तो 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 मोल, 0.5 मोल सबसे पहले तो यहाँ पे मोल, उस गैस का जो हमारे पास मोलों की संख्या आ गया वो कितना आ गया 0.5 आ गया। तो सिंपल सा तो यही तो है हमारा। यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया था, अगर ध्यान से आप समझें तो कह रहा है कि 11.2 लीटर गैस का आयतन है। 11.2 किसी गैस का आयतन है, तो कह रहे इसमें कितने मोल गैस होंगे, मतलब मोल गैस, मोलों की संख्या हमसे पूछा गया है। तो हमें गैस का आयतन दिया हुआ था। और एक बात हम जानते हैं कि मानक तापवधाव पर, मतलब सामान्य तापवधाव पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो चूंकि मोल बराबर ये फॉर्मूला होता है, तो दिया गया आयतन 11 इतना था और 1 मोल गैस का आयतन ही मोलर आयतन कहलाता है। तो ये हमने रख दिया। तो मोल बराबर मोलों की संख्या निकालना था, तब मोल बराबर हमने निकाल दिया, इतना होता है। ये आंसर हो गया। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, होमवर्क हम दे रहे हैं चलिए, हाँ जी, करके आएंगे ना होमवर्क। क्या है, बहुत ही सिंपल है। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आपको हमें आंसर कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि ये चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे सबको हमने कराने का, सिखाने का, बताने का प्रयास किया है। अगर क्लास 11 की स्टूडेंट, मतलब आपसे हम कह रहे हैं कि अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तब जाकर लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने सभी कोचिंग के, स्कूल के सभी स्टूडेंटों से कहिएगा कि इस चैनल से पढ़ाई करें, और यहाँ का इस वीडियो को भी शेयर कर देंगे वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, इतना कर देते हैं, बहुत है दोस्त, बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।